अच्छा जी, वो मुझे पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजो। जी, किसी को अभी वाली कॉपी ना मिली हो? ओके माय डियर, पेज 401 निकालें। पेज 401। जी, पेज भाई इधर चाहिए। और आज घर वालों ने आपके भी पूछा होगा, हमारे घर वालों ने भी पूछा कब वापस आ रहे हो, तो हमने कहा तो हमें तो कोशिश कर लेंगे। पेज 401। अच्छा जी, अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि बिल्डिंग का बेचना कैपिटल गेन में जाता है, सेपरेट ब्लॉक, बातें ना करें, बिल्डिंग का बेचना कैपिटल गेन में जाता है, सेपरेट ब्लॉक या बिजनेस में? तो भाई जाहिर बात है, बिल्डिंग का बेचना जो है, अगर बिल्डिंग बिजनेस की है, पहले सफे पे हूं मैं, पेज 104 पे हूं किताब के, 401, ट्रांसपोजिशन एरर। तो बिल्डिंग का बेचना, अगर तो बिल्डिंग जैसे दुकान है, शॉप है, या फैक्ट्री है, या बिजनेस की कोई भी बिल्डिंग है, उसका बेचना जाएगा बिजनेस के चैप्टर में। और इनकम फ्रॉम बिजनेस यूज्ड इन बिजनेस, यूज्ड इन बिजनेस, जो भी चीज आप बिजनेस में यूज करें। और इसकी इंडिकेशन ये होती है पेपर में कि इसकी टैक्स डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रही होती है, टैक्स डिप्रिसिएशन, टैक्स WDV गिवन होती है। तो बिजनेस की बिल्डिंग की सबसे बड़ी अलामत यह है कि वो डेप्रिशिएट होती है, इसलिए उसका बेचना किस चैप्टर में जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। लेकिन अगर बिजनेस में बिल्डिंग यूज नहीं हो रही, जैसे कि ओपन प्लॉट है, या हाउस है जिसमें आप रह रहे हैं, या कोई फ्लैट है जिसमें आप रह रहे हैं, तो इन चीजों का बेचना कहां जाएगा? हत्ता कि आपने जो घर किराए के लिए दिया हुआ है वो घर भी बेच दिया, वो भी कैपिटल गेन में जाएगा। हत्ता कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो भी कैपिटल गेन में जाएगा, और जो घर आपने किराए पे दिया हुआ है उसका बेचना भी कैपिटल गेन में जाएगा। और याद रखिएगा, ये एसेट्स डेप्रिशिएट नहीं होते, इनको कभी भी डू नॉट डेप्रिशिएट, इनको डेप्रिशिएट नहीं किया जाता। अपने घर को, अपने फ्लैट को, इनको डेप्रिशिएट नहीं किया जाता। डेप्रिशिएट तो सिर्फ किन चीजों को किया जाता है? जो किसमें यूज हो रही हो? बिजनेस में यूज हो रही हो। अच्छा जी, साइनिंग अमाउंट एक और अदर नाम है नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का। इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में ये लफ्ज यूज हुआ था। चैप्टर 4 में व्हाट आर डिफरेंट टैक्स रिजीम्स। डिफरेंट टैक्स रिजीम्स कौन सी हैं? नॉर्मल, फाइनल, सेपरेट ब्लॉक। लेकिन एफटीआर को मैंने आपको एक दफा बताया था प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम भी कहा जाता है, और इसको ग्रॉस इनकम इसलिए कहा जाता है कि इसमें खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं होती। और इनकम टैक्स में ना कुछ रूल्स हैं, जैसे रेजिडेंट में रूल्स हैं, आने और जाने का दिन पूरा गिना जाएगा। अपोर्शनमेंट एक्सपेंडिचर में, एग्रीकल्चर में कुछ रूल्स हैं। तो अगर रूल्स के बारे में आपसे सवाल पूछे, चैप्टर 4, चैप्टर नंबर 13, अगर रूल्स के बारे में आपसे सवाल पूछे, तो ये रूल्स सिर्फ 2-3 ही हैं। ये रूल्स 2002 में आए थे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में आया था। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, रिप्रोड्यूस लॉ, रेफर सिनेरियो, निगेट करें उसके पॉइंट ऑफ व्यू को। अच्छा, चैप्टर 13 की जो एग्जेम्प्ट इनकम्स है ना, उनको न्यूमेरिकल में ऐड भी किया करें, और फिर जैसे एग्रीकल्चर इनकम है, सेक्शन 50 और 51, फॉरेन सोर्स सैलरी, ये जो 4 अभी हमने पढ़ी थी, फॉरेन सैलरी जो 2 पढ़ी थी अभी हमने, और सेक्शन 50 और 51 अभी जो पढ़ा था, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट और शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल, या जो अभी हमने पढ़ा है तलाक वाला केस। बस चैप्टर 13 की सारी एग्जेम्प्ट इनकम्स को बेहतर है न्यूमेरिकल में पहले ऐड करें, ऐड करके
लेकिन अगर सैलरी के चैप्टर की कोई प्रोविजन है ना, छोटी मोटी पेंशन, मेडिकल रीइंबर्समेंट एज पर टर्म, प्रोविडेंट फंड का कम्युलेटेड बैलेंस मिल रहा है, तो उनको न्यूमेरिकल में सीधे से क्या कर दिया करें, इग्नोर, नॉट बी एडेड एंड डिडक्टेड, रादर डैश डाल के शो कर दें, डैश डाल के शो कर दें कि पेंशन इतनी माफ है बस। लेकिन चैप्टर 13 वाली एग्जाम्प्ट इनकम्स को ऐड करके लेस किया करें। अब ये बच्चे सवाल पूछ रहे थे कौन सा सवाल पहले करना है पेपर में, भाई जो आता है, अब क्या करें, न्यूमेरिकल थ्योरी में जो आता है वो पहले करते हैं। पेपरों में तैयारी कैसे करें एग्जाम लीव्स के अंदर, भाई हेड्स ऑफ इनकम पहले कर लें, सेल्स टैक्स कर लें, फिर बाकी चीज़ें बाद में कर लें। थ्योरी को कैसे याद करें, अब अगर याद नहीं किया तो अब मैं अभी क्या जादू बता दूंगा कैसे याद करें। तो कौन से रेट्स पेपर में गिवन होंगे, इंपॉर्टेंट क्या, जिसमें देख लो पास पेपर के ज़्यादा सवाल आ रहे हैं लेकिन वो कोई गारंटी तो नहीं है। तो कौन से रेट्स गिवन है पेपर में, तो भाई वो तो टेबल 1 और 2 वाले होते हैं, डिप्रिसिएशन के रेट्स भी गिवन होते हैं, डिविडेंड वगैरह के रेट भी गिवन होते हैं, तो ये सारे रेट्स गिवन होते हैं, सेपरेट ब्लॉक वाले भी गिवन होते हैं। हाँ जी, हाँ जी जी, उसके ऊपर मैं बात करने लगा हूँ आज, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। ठीक है जी, बच्चे सारे आ गए, चलें। अब आप हजरात ऐसा करें कि हमारे नोट्स आज के निकाल लें। अब 2 न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं जुमे से पहले, फिर 1 न्यूमेरिकल हमने करना है जुमे के बाद। भाई नहीं, पहले नहीं खत्म होता ना, 3 तो हमने न्यूमेरिकल करने हैं, उन पे 1-1 घंटा लग रहा है, फिर उसके बाद थोड़ी सी और डिस्कशन है, जिस तरह हमने अभी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे सिनेरियो पे सवाल किए थे। तो अभी तो इंशाल्लाह आप रनिंग में आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। फिर ऐसे ये बात यादें रह जाती हैं, वो मैंने वो क्लास ली थी ना, उसमें से वो वाला सवाल था ना, वो किया था ना, उस तरह का पेपर में आ गया। मैंने वो क्लास ली थी ना, तुमने नहीं लिया? अच्छा, मैंने तो ली थी क्लास। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन, आज के नोट्स का पेज नंबर 3, ऑनलाइन वालों को कहा हुआ है प्रिंट निकाल लें। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन यू मे एज्यूम दैट टुडे इज 31 अगस्त 2022। आज एज्यूम करें 31 अगस्त 2022 है। शबाना, आज सीनियर मैनेजर एट मास्टर लिमिटेड, रिजाइंड ऑन 31 जनवरी 2022। 31 जनवरी 2022 को ये नहीं, अभी जो एक्स्ट्रा सफा बांटा है वो घर जाके स्टेपल करके लगाइएगा। जो सुबह सुबह सफे बांटे थे उनमें देखें पेज नंबर लिखा होगा 3, मिल गया। अभी जो सफे बांटे हैं वो तो 4-5 है ना। She resigned on 31 January 2022 after completion of 3.5 years of service. During the tax year 2022, she received the following emoluments from ML: सैलरी ऑफ 6,10,000 पर मंथ। ऑन 15 फरवरी उसको गोल्डन हैंडशेक के पैसे मिले हैं, 3 सालों का एवरेज रेट है 4%। इसको इंशाल्लाह मैं देखता हूं। फिलहाल आप इनकम फ्रॉम सैलरी निकलवा दें मुझे वर्किंग नंबर 1 में। जी माय डियर, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 7 मंथ्स। हाँ जी, 4270,000 रुपीज इन 1000 जी। गोल्डन हैंडशेक के पैसे फिलहाल यहां डाल दें, फिर देखते हैं क्या करना है। मुकाएं जी, काम आगे बड़े काम है हमें, और भी जल्दी चलें। ये जो बैठा हुआ था आखिरी लाइन में कमेंट दे रहा था बच्चा, वो किधर गया है? During the year, she contributed 5 लाख to approved pension fund under voluntary pension system रूल्स 2005। तो उसने वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स के तहत जो है वो पैसे जमा कराए हैं, ब्रैकेट ना पड़े। तो इस पे क्या मिलेगा, किसी को याद है? अगर ये सैलरी या बिजनेस इनकम कमा रही है तो माय डियर इसको क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट, सेक्शन 61 से 63 वाला। अच्छा भाई, अब एक बात याद रखिएगा कि ये जो है ना,
एक और सवाल आता है पेपर में, इसका तो टैक्स रेट लिख लेना आप, इसका टैक्स रेट मिलेगा, ये न्यूमेरिकल के एंड पे मुझे याद करा दीजिएगा, इसका टैक्स रेट मिलेगा। इट इज डिफरेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। भाई इतना नोट करना है, कितना नोट करना है, मैं इधर आ चुका हूं, आप लोग अभी तक नोट कर रहे हैं। फिर इट इज डिफरेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू, ये क्या होती है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड? बच्चे अक्सर इन दोनों को मिक्स कर जाते हैं। व्हाट इज दिस? हाथ खड़ा करके बताएं। नहीं, पेंशन फंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट टू पेंशन फंड। भाई ये वो चीज होती है कि ये है शी कॉन्ट्रीब्यूटेड और वो है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूटेड। अब शी कॉन्ट्रीब्यूटेड का मतलब है इसका एम्प्लॉयर से ताल्लुक नहीं है, ये एक थर्ड पार्टी अरेंजमेंट है, यानी वो इसलिए पेंशन फंड में वॉलेंटरीली पैसे जमा करवा रही है ताकि जब ये बड़ी हो जाए, 60 साल की बूढ़ी हो जाए, जब ये आंटी शबाना बन जाए, अभी तो बाजी शबाना है, जब ये आंटी बन जाए और ये घर में बैठी हो और स्टिक पकड़ के बैठी हो, तो तब उस वक्त इसको पेंशन फंड से पैसे हुकूमत पाकिस्तान देना शुरू कर दे, क्योंकि शायद इसने जिस एम्प्लॉयर के पास काम किया है वो तो 3-3.5 साल नौकरी करने पे कोई लिफ्ट नहीं कराएगा इतनी, तो इस पे तो इसको टैक्स माफ होगा। ये पता है क्या लाइन होती है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड? वो ये थी कि शबाना का एम्प्लॉयर उससे कहते हैं जब तुम रिटायर होगी तुम्हें हम पेंशन दिया करेंगे, उसके लिए हम पैसे तुम्हारे लिए जोड़ के रखना शुरू करने लगे हैं। तो इस एडजस्टमेंट को आप लिख लें, पेपर में इग्नोर किया करेंगे क्योंकि अभी जोड़ के रखना शुरू किए हैं। जब रिटायर हो जाएगी तो अगर ये सिटीजन हुई पाकिस्तान की तो इसकी पेंशन माफ होगी। अभी तो एम्प्लॉयर ने उसके लिए गले में डाल के रखना शुरू किए हैं, जहेज की पेटी में डाल के रखने शुरू किए हैं, या दे भी दिए हैं? अभी तो रखना शुरू किए हैं। तो इस एडजस्टमेंट को तो पेपर में इग्नोर किया करना, जो ब्रैकेट वाली है, इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना। डन और डन, क्लियर? आगे उसने बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दिया, ये कौन सी इनकम है? उस पे से लॉस कितना आया है? 2200। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बिल्डिंग रेंट पे दी, रेंट ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद जी 2200। नेक्स्ट जी, जी बिल्कुल, माशाअल्लाह। आप इधर बैठे हुए थे, मैं तो इधर खड़े हो गए, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कोई बच्चा भी है था। अच्छा जी, शी हैज अ खाली प्लॉट इन मरी, जिसके बीच में जाके कुर्सी डाके बैठ जाती है कभी कभी। शी हैज अ खाली प्लॉट इन मरी हैविंग अ फेयर वैल्यू ऑफ 22 मिलियन, 22,000। She has 3 farmhouses relating to her. She has 3 farmhouses relating to her agricultural land. अच्छा, अब माय डियर मुझे बताएं कि ये जो वेकेंट प्लॉट है इसका क्या करना है? इस सवाल को ना मैं थोड़ा सा बेहतर करने लगा हूं, अपलोड करते हुए ऑनलाइन वालों, मैं इसको इसी तरह लिखूंगा, इन एडिशन टू her own house she has vacant plot in Murray. In addition to her own house, उसके अपने जाती घर के अलावा मरी में एक प्लॉट भी है,
लिख लिया आप लोगों ने? ये नोट्स हैं सबके पास? हाथ खड़ा करें जिसके पास नहीं है भाई, ये नोट्स दे दें इन लोगों को, पहले वाले 3 लोगों के पास नहीं है। इन एडिशन टू हर ओन हाउस शी हैज वेकेंट प्लॉट इन मरी हैविंग अ फेयर वैल्यू ऑफ 22 मिलियन। अच्छा माय डियर, अब इधर आए, चैप्टर नंबर 10। अच्छा, इसमें ना आके पेज नंबर 241 पे आए सारे। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट काट दे वैसे, इस सेक्शन को इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए रखें, डीम्ड इनकम वाला। अच्छा, अब माय डियर मुझे ये बताएं कि एक कैपिटल एसेट तो आपको वैसे ही माफ है। आमतौर पे मैंने कहा था ये कौन सा होगा? घर होगा। आमतौर पे घर को बाहर निकाल दिया करें। एक कैपिटल एसेट तो इस सेक्शन से वैसे ही माफ है, एक्सक्लूडिंग। एक कैपिटल एसेट वैसे ही माफ है, तो इसको वैसे ही निकाल दें। घर की टेंशन नहीं, वैसे घर की फेयर वैल्यू भी उसने नहीं दी हुई। अब वेकेंट प्लॉट कहीं रिलैक्सेशन में नहीं है, तो इसको डालेंगे कैलकुलेशन में। इसके बाद फार्म हाउसेस में जो एग्रीकल्चर लैंड के साथ हैं, फार्म हाउसेस, ये भी शर्त है एग्रीकल्चर लैंड के साथ हों। जो एग्रीकल्चरल लैंड के साथ हैं फार्म हाउसेस, जहां एग्रीकल्चर हो रहा हो उसके साथ अगर फार्म हाउस है, तो उस फार्म हाउस को अगर बड़ा है, अच्छा एक जरा बात समझिएगा, एक्सक्लूडिंग का मतलब है ये इन पे सेक्शन 7E नहीं लगना। एक्सक्लूडिंग का मतलब है इन पे सेक्शन 7E। एक्सक्लूडिंग में एक्सक्लूडिंग का मतलब है कि इस पे लगना है, वो है बड़ा फार्म हाउस। बड़े फार्म हाउस में 2 शराइतें। सिंगल ड्वेलिंग यूनिट मींस सारा इकट्ठा जुड़ा हुआ है, ये तो अज्यूम कीजिएगा है, जिसका टोटल एरिया 2000 स्क्वायर यार्ड हो और मिनिमम कवर्ड एरिया 5000। ये तीनों शराइत पूरी होना जरूरी है। बेशक आज एंड डाल लें दरमियान में, ये तीनों शराइत पूरी होना जरूरी है। क्या बनने के लिए? बड़ा फार्म हाउस। बड़ा फार्म हाउस कौन सा होता है? अच्छा, टोटल और कवर्ड का मतलब पता है ना? टोटल का मतलब ये है कि मोटरसाइकिल, कॉलेज में मोटरसाइकिल पार्किंग का भी एरिया, बाहर खड़े होने का भी एरिया, ये टोटल एरिया से है, इन बरामदा वगैरह मिला के। और कवर्ड एरिया का मतलब है जिसपे कमरे बने हुए हैं। अच्छा, ये दोनों चीजें इस थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी जरूरी हैं। अब मुझे बताएं, इधर जो है वो 2200 और 8000 है। अब 2200 और 8000 होने की वजह से ये फार्म हाउस क्या बन जाएगा? बड़ा। आगे चलें, 1600 और 4000, दोनों शराइत पूरी होनी जरूरी हैं, ये दोनों ही नहीं पूरी हो रही। 1600 और 4000, ये फार्म हाउस कौन सा हो गया? छोटा। और 23, ये यार्ड है, ये फीट है। 2300 और 4200, ये कंडीशन पूरी हो रही है, ये नहीं हो रही। कवर्ड एरिया बहुत थोड़ा है। राव में करने का जा रिलैक्स करिए, इतने छोटा कवर्ड एरिया, तूने तो तामीर ही नहीं की हुई उसमें, जाओ रिलैक्स करो। ये भी साबित हो गया छोटा। क्या इस पे अभी भी सेक्शन 7E लगेगा? अगर इन दोनों की वैल्यू मिलाकर, एक्सक्लूजन्स के अलावा वाले, अगर इन दोनों की वैल्यू मिलाकर जवाब हुआ 25 मिलियन से, तब ये सेक्शन लगेगा, वरना ये सेक्शन नहीं लगेगा। अब कुछ थोड़ा सा रिवाइज हुआ? अच्छा, अब असूल ये है, इधर देखें सारे, अगर आपके पास ये प्रॉपर्टीज हैं तो आप पे सेक्शन 7E नहीं लगता। लेकिन अगर इनमें से ये वाली है तो ये सेक्शन 7E में फॉल करेगी, बड़ा फार्म हाउस। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप इन एक्सक्लूजन्स को बाहर निकाल दें तो जो प्रॉपर्टीज हमारी बचें, असल में टोटल देखें ना कितना आ रहा था, टोटल को नहीं देखना असल में कि 8 जमा 4 12, 12 जमा 3 15, 15 जमा 22
37 को नहीं देखना पेपर में, पहले आपने कहना है इस पे सेक्शन 7E नहीं लगना, इस पे सेक्शन 7E, इस पे, ये काम पहले पेपर में करेंगे। अब टिक वालों को जमा करें 30, हेंस सेक्शन 7E विल अप्लाई। अब करना क्या है, अब आप लोगों ने ना पहले इसका 5% निकाल के रख लेना है, फिर इस पे 20% कहां लगाना है वो मैं आपको बता दूंगा। पहले इसका 5% निकाल के रख लेना है। द डीम्ड इनकम शैल बी 5% ऑफ फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू का 5%। अच्छा, अगर ये लाइन इन एडिशन टू हर हाउस वाली ना लिखी होती, अभी यहां तक समझ आ गया? पहले अगर इन एडिशन टू हर हाउस वाली लाइन ना लिखी होती और सवाल ऐसे होता, तो फिर पता नहीं ये कहां रह रही होती, किराए के घर में रह रही होती, चांद पे रह रही होती, खाला के घर रह रही होती, मामू के घर रह रही होती, मैं फिर बेनिफिट लेता और मैं 1 कैपिटल एसेट की रिलैक्सेशन लॉ में अवेलेबल है, फिर मैं 1 में डालता सबसे महंगे वाले को, फिर मैं 1 में डालता सबसे महंगे वाले को और रिलैक्सेशन अवेल करता कि इस पे ये सेक्शन नहीं लगता, तो ये भी क्रॉस हो गया। 1 तो उसने छूट दी हुई है, कहते हैं एक मेरी तरफ से छूट है, वो कोई भी ले लो, वो आपका जाती घर होना जरूरी नहीं, वो कोई भी ले लो। तो मैं फिर इसको निकाल देता, ये दोनों तो वैसे ही निकल रहे हैं, फिर ये लेस देन क्या हो जाता 25 मिलियन, तो फिर तो ये सेक्शन लगना ही, तो फिर मुझे फायदा नहीं होना था न्यूमेरिकल कराने का। इसलिए मैंने सवाल आपके सामने बदला है और एक लाइन डलवाई है इन एडिशन टू आवर ओन हाउस। तो अब हाउस की वैल्यू मुझे पता नहीं, मैंने बजाय सेफली अज्यूम किया कि हाउस को मैं बाहर निकाल देता हूं। बाकी कितनी चीजें, अब हाउस किस पॉइंट के तहत बाहर निकल गया, ए के तहत। छोटे फार्म हाउस किस पॉइंट के तहत बाहर निकल गए, उस पॉइंट के तहत। और बड़ा फार्म हाउस और ये वेकेंट बच गया, इन दोनों का टोटल इज ग्रेटर देन, दैट्स व्हाई सेक्शन 7E विल अप्लाई। वैसे एक अजीब सी बात है, मेरा नहीं ख्याल ICAP इस तरह टेस्ट करे। अगर ये 22 मिलियन का होता और घर 18 मिलियन का होता, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 22 मिलियन वाला फिर भी इग्नोर कर दें, सबसे महंगा वाला, फिर घर को डालना पड़ेगा आपको, फिर घर को डालना पड़ेगा। तो एक इग्नोर करना होता है, वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी इग्नोर कर दें। मशवरा ये है कि एक कौन सा इग्नोर करें, सबसे महंगा वाला। अभी घर की वैल्यू उसने दी नहीं हुई, तो हो सकता है घर भी इससे महंगा हो, इसलिए मुझे नहीं पता था। कुछ बात बनी या बिगड़ गई? बन गई, बस ठीक है। अब जरा इसकी कैलकुलेशन देखें। घर निकल गया, 2 छोटे फार्म हाउस निकल गया, अब क्या बचा 22 और 8। यार इसको आज अजीब सा नाम सुने, अदर सोर्स सेपरेट ब्लॉक, क्योंकि इसका रेट अलग है ना। ये जिंदगी में पहली दफा नाम लिखने लगा हूं, कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ मैंने कहा था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सारे पढ़ाए हुए आज, लेकिन इसका नाम अदर सोर्स सेपरेट ब्लॉक रख लें, क्योंकि इसको इधर अदर सोर्स में डाला तो ये नॉर्मल रिजीम में जाएगा और इस पर टेबल वाले रेट लग जाएंगे। तो बेहतर है कि इसको अदर सोर्स में डाल दें, किस नाम से, डीम्ड इनकम सेपरेट ब्लॉक। अच्छा जी, अब कैसे करें, को डैश डैश डाल के करते रहें या क्या करें? डैश डैश डाल दें, फिर हाउस को ऐसे डैश डाल दें। मैं मिसाल दे रहा हूं, आप लोग जैसे मर्जी करें। हाउस को डैश डाल दिया और मरी बाय ना 22 मिलियन, 22 मिलियन, 22 मिलियन। आगे मुल्तान, अब देखें दिस इज दिस टोटल ग्रेटर देन 25 मिलियन। आगे घोटकी, चिन्योट, multiplied by what is income, this is income, what is income 1500। मुझे इनकम चाहिए या फेयर वैल्यूज चाहिए? इनकम चाहिए। तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं आप, इंटू 5 इज इक्वल टू 1500। When I will apply 1500, when I will apply 5%, if this figure is
कुछ थोड़ा बहुत समझ आया, नहीं समझ आया, हो गया? तो भाई 8,000 वाला अगर अकेला फार्म हाउस ही होता और कुछ भी ना होता, इसका तो वन कैपिटल एसेट तो वैसे ही बाहर निकाल दें, तो इसको ही निकाल देते, वरना वैसे 25 मिलियन से भी नीचे है वो। तो क्या किया करें, पहले पकड़ के सबको निकाल दिया करें जो निकालने वाले हैं, जो बच जाएं उनका टोटल देखें 25 मिलियन से ज्यादा है या नहीं। और एक और आज नई चीज आपको बता दी है कि जब आपके जो बच जाए ना, उन बचे हैं उनमें से भी एक निकाल सकते हैं बाहर, वो कोई भी एक हो सकता है, वो घर है या सबसे महंगा वाला निकाल दें। ये बात कितने को समझ आ गई? वो सबसे महंगा वाला निकाल। आज के सवाल में घर की वैल्यू नहीं दी ना, इसलिए पर मैं सेफ एंड पे हूं, खेल रहा हूं बस। ओके आगे चलें जी, वर्किंग नंबर 4। क्या नहीं, डीम्ड इनकम कैपिटल गेन में नहीं जाता, डीम्ड इनकम कैपिटल गेन के चैप्टर में हमने डाला हुआ है बस, वो ठीक है, उसको मैं अदर सोर्स के चैप्टर में डाल दूंगा। ये कोई कैपिटल गेन इनकम तो नहीं है, ये कोई कैपिटल एसेट बेच तो नहीं रहे। ठीक है मैं डियर, अदर सोर्स में डाल दो, बेहतर है। आगे चलें। During the year she started a new business in Pakistan, following information is available. यार बंदे का सवाल था, मैंने बुढ़ी में कन्वर्ट किया तो बंदा बुढ़ी बन गया। बिजनेस की सेल है, न्यू बिजनेस इन पाकिस्तान, सेल कितनी है? 20 मिलियन। तो सेल से चलते हुए क्या करते हैं? अलाउड खर्चे मैनेज कर देते हैं। तो मैनेज करना शुरू करें। इनकम फ्रॉम बिजनेस जी माय डियर, सेल एंजॉय कर रहे हैं या करवाऊं? करवाएं, मेरे पास कोई प्रोग्राम एंजॉय करवाने में। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने हैं? 23 बिलियन। तो मोबाइल का जुगनू बोल रहा है जी, खर्चे बोले मिसलेनियस 23,000। ओके बगू गोशे समझ आ गई? चलें आगे। बबलू अच्छा भैया, आज हमने फर्स्ट टाइम ऐसा किया कि कोई चीज बेच रहे हैं और बेच के बदले में थोड़े से पैसे आ रहे हैं, थोड़ी सी चीज ही आ रही है। तो ये फर्स्ट टाइम हमने इस क्लास में डाला है एडजस्टमेंट को। आई के अपने कभी टेस्ट नहीं किया हुआ। अ फर्नीचर हैविंग अ डेक्स WDV ऑफ 6 लाख इज डिस्पोज्ड ऑफ। एक फर्नीचर हमने बेचा है, सर में खुरक नहीं करनी वरना सर भी सर में खुरक शुरू कर देंगे। अ फर्नीचर हैविंग अ डेक्स WDV ऑफ 6 लाख इज डिस्पोज्ड ऑफ। फर्नीचर बिक गया। The fair value of the furniture was 9 lakh. However, the entity received 4 lakh cash and printer having a fair value of 5 लाख 20,000। सेल्स टैक्स में इस तरह का काम किया था। जा क्या रहा है? फर्नीचर। इसकी फेयर वैल्यू, हाँ यार दीवानों, इन लोगों से बातें ना करो, आप लोग अपना सीए करें। फर्नीचर की फेयर वैल्यू आ क्या रहा है? कैश और प्रिंटर। बोले हैं आ क्या रहा है? कैश और प्रिंटर। बोलेंगे इसकी फेयर वैल्यू। कैश कितना और प्रिंटर 520। वर्किंग नंबर 4.1। कर लो गलते फड़ लो कान। टैक्स वालों का, अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस तो उल्टा है। पहले वो प्रॉफिट से चले तो अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस होगा ना। अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस तो सवाल में है ही नहीं। तो टैक्स वालों का गेन लॉस, कॉन्सिडर हायर ऑफ
भाई आप लिया करेंगे यहां फेयर वैल्यू ऑफ जाने वाली चीज और कैश प्लस फेयर वैल्यू ऑफ, ये एक फॉर्मेट है, आज बना लें। ठीक है जी, बताइए लॉजिक जरा क्या होगी। फेयर वैल्यू ऑफ जाने वाली चीज और कैश और फेयर वैल्यू ऑफ आने वाली चीज, इन दोनों को जमा कर दिया करें। फेयर वैल्यू ऑफ जाने वाली चीज, अच्छा कैश कितना आ रहा है 4 लाख। इस तरह का काम किया मैंने जाओ और आज सेल्स टैक्स में एक दफा, बस आज तो फिगर्स लिखवा रहा हूं, लेकिन उधर उधर जाने वाली चीज की फेयर वैल्यू लेते थे, उधर हायर का चक्कर नहीं था, उधर जाने वाली चीज की उन्होंने लिखा तो फेयर वैल्यू लेनी है। डन जी, बोले 400 जमा 920। डन। मॉक में एक दो बड़े जबरदस्त सवाल हैं, उनको हम इंशाल्लाह जब मॉक आपके चेक हो जाएंगे शायद 1 मार्च को डिस्कस करेंगे, फिर एक लाइव जूम मीटिंग करके। अच्छा जी, ऑनलाइन लाइव 920। डन। तो अब बताएं जी कौन सा कॉन्सेप्ट हमने पहली दफा पढ़ा है। फर्नीचर बेच रहे हैं, पैसे आ रहे हैं और चीजी भी, तो रूल याद हो गया, मुश्किल तो नहीं, आसान, मुश्किल आसान है। जाने वाली चीज और उन दोनों को इकट्ठा कर लें, दोनों में से माइनस क्या करना आता है। अब होता है माइनस तो सिर्फ बीवी करनी होती है ना, माइनस करते हैं बीवी। उसने भी तो अभी माइनस की थी ना क्वेश्चन 8 में, बीवी तलाक नहीं दे दी थी उसको, तो इधर भी बीवी माइनस करें। नहीं, जिंदगी में से तो नहीं माइनस करनी भाई, वो तो वाइफ है, बेगम को रखना है बेगम। इंशाल्लाह जिसने रखा बेगम को बेगम, वो जन्नत में भी जाएगा बेगम, बड़े रिलैक्स होके। ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं समझ आया, गुस्सा तो आ ही जाता है बंदे को, ये गलत बात, बिल्कुल गलत बात। इसके लिए ट्रेनिंग है, प्रॉपर है। ओके। अजीब बातें। अच्छा वैसे ही मैं जरा आप 4-5 लाइनें छोड़ के ना नीचे ऐड कर रहा हूं, टैक्स वालों का गेन। हाँ आप भी 6-7 लाइनें छोड़ दें। वर्किंग नंबर 4.1 बोलें जी। 320 एक्सपेंस के साथ ब्रैकेट लगा देंगे एंड पे, सारे सारे एक्सपेंसेस को डब्बे में लेके, साथ साथ भी लग सकती है। जागते रहना भाइयों, 3:30 रहना। Well, I'm enjoying a lot. I think you are enjoying a lot as well. Okay. भाई फिजिबिलिटी स्टडी की है 2 मिलियन की, जरा ढूंढने जाके फिजिबिलिटी स्टडी कहां है। एक्सेलेंट। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, चलें जी अगले 2 बुलेट भी पढ़ लें।
अच्छा जी, आगे चले माय डियर। फिजिबिलिटी स्टडी को कितने सालों में खर्चे में डालना है? ऐसा ऐसा 5 सालों में। पेज नंबर कौन सा बताया आप लोगों ने? 5 500 153 जी। माइनस करें जी प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। फिजिबिलिटी स्टडी कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप्स कौन सा एक्सपेंडिचर है? और प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं? कितने सालों पर? 5 सालों पर। जी बोलें। मल्टीप्लाइड बाय 20%, 400। चलें जी आगे। सेल से चलते हुए कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं? अलाउड खर्चे माइनस कर देते हैं। अच्छा जी, obtained a 3% loan of आ जाओ ले। Obtained a 3% loan of AED 0.4 million from a UAE bank on यकम जनवरी 2022। साल खत्म होने से 6 माह पहले। फॉर परचेज ऑफ अ कंप्यूटर। अच्छा एक बार याद रखिएगा भाई, बिल्डिंग पे इनिशियल अलाउंस नहीं मिलता, फर्नीचर पे नहीं मिलता और सेकंड हैंड प्लांट पे नहीं मिलता। तो कंप्यूटर और बस यही 3-4 चीजें थी। व्हीकल पे नहीं मिलता, तो यही चीजें थी जिन पे इनिशियल अलाउंस नहीं मिलता। इसलिए याद रखिएगा, मैंने कहा था क्लास में आपको लिखवाया था कंप्यूटर पे इनिशियल अलाउंस निकाला करेंगे। हाँ अगर सेकंड हैंड और बात है तो कंप्यूटर पे हम इनिशियल अलाउंस निकालेंगे आज। Obtained a 3% loan of 80.4 million from UAE Bank on Jakam January for purchase of computer. The interest is payable annually. इंटरेस्ट पहली दफा कब पे होगा? हमारे साल के आखिरी दिन या अगले साल पे होगा? यकम जनवरी 22 को लोन लिया है तो 31 दिसंबर 22 तो अगले साल होगा ना। लेकिन इंटरेस्ट पे तो अगले साल होगा, लेकिन खर्चा तो बुक करेंगे ना। इंटरेस्ट तो बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस है, तो खर्चे में डालेंगे इसको। आगे चलें। एंड प्रिंसिपल इज पेएबल एट द एंड ऑफ, तो लोन जो 0.4 मिलियन का है वो वापस 3 साल बाद होना है, लेकिन उसका इंटरेस्ट हर साल बाद पे होना है। Installed the computer at a cost of 10 million on 14 मार्च 22। 10% of the computer is used for personal purpose। चलें जी कॉस्ट निकालें। किसी को याद है एक बात कि हमने सवाल में एक दफा पढ़ा था कि अगर जो है वो लोन फॉरेन करेंसी में हो तो लोन की रीपेमेंट पर जो एक्सचेंज गेन लॉस आता है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड या लॉस हो तो, और अगर गेन हो तो लेस करते हैं। डन। अच्छा माय डियर, अब इस सवाल के अंदर कोई एक्सचेंज गेन लॉस सवाल के अंदर रीपेमेंट की वजह से नहीं आएगा। बताएं क्यों? क्योंकि सवाल में रीपेमेंट, तो जब सवाल में रीपेमेंट है ही नहीं तो फिर एक्सचेंज गेन लॉस आएगा ही। उन सवालों में लोन की क्या हो रही होती थी, इस वजह से एक्सचेंज गेन लॉस आता था। अभी जो मैंने आपको अगला सवाल कराना है उसमें इंशाल्लाह एक्सचेंज गेन लॉस आएगा। चलें जी, अब मुझे आप बता दें व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ माय कंप्यूटर। जल्दी ढूंढ के बताएं ना। 10 मिलियन, तो 10 मिलियन पे इनिशियल अलाउंस भी निकालें और 10 मिलियन पे नॉर्मल डेप्रीसिएशन भी निकालें। चलें जी, इनिशियल अलाउंस 10,000 इंटू, लिख लें इनिशियल अलाउंस को ना पर्सनल और बिजनेस में अपोर्शनमेंट नहीं करना होता। ये असल में लॉ में लिखा नहीं हुआ, एक जगह आपको बताया था। इनिशियल अलाउंस को पर्सनल
और बिजनेस में पोर्शन नहीं करना होता। डेप्रिसिएशन को करेंगे, डेप्रिसिएशन को करेंगे, इनिशियल अलाउंस को पर्सनल और बिजनेस में पोर्शन नहीं करना होता। अच्छा जी, बताएं भाई जवाब। 2500। आगे चलें, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन किसी को निकालनी आती है? कॉस्ट में से क्या माइनस करना है? इनिशियल अलाउंस। 10,000 इज इक्वल टू 70 इंटू बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए। लेकिन एक और मल्टीप्लाई करें, 6/12 नहीं होती। उन्होंने टैक्सेशन कभी भी मंथ बेस पे पोर्शन नहीं करनी, तो पूरे सिलेबस में कहीं भी टैक्सेशन मंथ बेस पे पोर्शन नहीं करनी। हाँ, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दी हो या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया हो, उसको मैंने कहा था कि पोर्शन करें, इसको तो पोर्शन करने को कभी नहीं कहा। इंटू 8100। हो क्या हुआ? 20। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। चलें जी, हो गया माइडियो जी? पूछें, आसान है, क्या चीज चलो, कोई मुश्किल नहीं। कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15% और 90%। बस एक चीज मैंने आपको लिखवा दी है कि इनिशियल अलाउंस को आपने बिजनेस और पर्सनल में पोर्शन। क्लियर? चलें जी आगे। अब माय डियर बस एक चीज रह गई है, लोन के ऊपर क्या निकालना है? इंटरेस्ट, जो बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है। तो लोन कितना है? 0 किसने लिया है? 1 जनवरी 22 को। अच्छा जी, 0.4 पर 3% कितना बनता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस रह गया ना जो माइनस करना है जी, बोलें। 0.4 पर 3% कितना बनता है? सबर सबर, कन्वर्ट नहीं करना, कन्वर्ट आपने करना होता है इंटरेस्ट को। पहले इंटरेस्ट तो निकालने कितना है, मैं खुला खुला कर रहा हूं। 0.4 AED इंटू 3% इज इक्वल टू 0.12 AED। इंटरेस्ट इतना है। अब ये इंटरेस्ट 6 महीने का है या पहले दिन का है या छठे महीने के आखिरी दिन का है? 6 महीने का है। नहीं, वो एनुअली तो पे हो रहा है ना, ये एनुअल है।
मैंने कौन सा निकालना है? 6 मंथ का। आप बताएं ये कितना निकला? 0 0। अच्छा, ये इंटरेस्ट किस महीने का है? ये क्या है? लोन इन फॉरेन करेंसी। ये क्या है? इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इन फॉरेन करेंसी। ये क्या है? इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ इन फॉरेन करेंसी। अब मैं इसको मल्टीप्लाई किससे करूं? इसमें ना दोनों तरह के इख्तलाफ हैं। कुछ लोग कहते हैं 30 जून के रेट से मल्टीप्लाई कर दें, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। आई कैप ने क्योंकि एक्सपेंस 6 महीने टाइप एक चीज है, तो उसको एवरेज रेट से मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसमें डिफरेंस है, कुछ 55 से भी होता है, 53 से भी होता है। फिलहाल चले मैं 53 से ही कर रहा हूं, क्योंकि ये क्या है, छठे महीने का है या 6 महीने का है? बेहतर है ये वाला रेट लगा लें। बाकी लोन का रेट तो पहले दिन का लगेगा, लेकिन लोन तो पहले दिन लिया, ये इंटरेस्ट पहले दिन का है या 6 महीने का है, इसलिए। अच्छा, ये क्या है? लोन। ये साल का, ये जी बोले। ओए होए, फिर 0.3 नहीं। अब आप मुझे प्रॉपर रुपीज में लिखवाएं। ये क्या है? ये मिलियन है ना? 318,000 रुपीज, 318,000 कर लें जीरो। जो जवाब आए ना माय डियर, जो भी जवाब आ रहे कैलकुलेटर पे, उसको मल्टीप्लाई कर दें 1 मिलियन से, क्योंकि ये रुपीज इन या फॉरेन करेंसी इन मिलियन चल रही है। कर सकते हैं, मैं 55 से करने वो भी कर दें, मेरे ख्याल से वो भी सही है। ये जून का इंटरेस्ट है या 6 महीनों का, इस वजह से एवरेज की है। कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। मेरी राय वैसे 55 की है। आई कैप ने 53 से किया हुआ है, मेरी राय 55 की है। जी बोले। 318 या 0.318 मिलियन या 318,000 रुपीस। जी बता दें जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस वर्किंग नंबर 4.2 की जरूरत नहीं है वैसे, ये आप सारा अगर उधर ही ब्रैकेट में करते हैं तो सही नहीं है जी। कितना? 318। छोड़ें। ओके वैसे ही बताने खर्चों का टोटल कितना है? 28,243। और मेरे ख्याल से इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी क्या आ रहा है? 7923। डन। कोई कंफ्यूजन, कोई मुश्किल चीज तो नहीं थी सवाल में? समझ तो आ गई ना इन एंड सारी? फायदा हो गया शायद थोड़ा सा हुआ है, तो मुंह हिला दिया करें। अच्छा जी, सवाल में आखिरी एडजस्टमेंट डालें। एडजस्टमेंट नंबर 6। रिसीव 5,000 बोनस शेयर्स
हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ ₹37 ईच। ये एक एडजस्टमेंट डालें। बोनस शेयर्स मिले हैं, डन। अच्छा जी, बोनस शेयर्स के साथ क्या किया करना है आप लोगों ने? इसको न्यूमेरिकल कभी नहीं किया करना चाहिए था, कभी नहीं हुआ न्यूमेरिकल। अच्छा, ईयर एंड की भी फेयर वैल्यू दे दे, जिस दिन बोनस शेयर मिले उस दिन की भी फेयर वैल्यू दे दे। अकल लगा के बताएं कौन सी वाली फेयर वैल्यू लिया करेंगे? जिस दिन बोनस शेयर मिले, या ईयर एंड की लिया करेंगे? जिस दिन बोनस शेयर मिले उसी दिन की फेयर वैल्यू लेंगे ना। अच्छा, अदर सोर्स के चैप्टर में इसमें हमने पढ़ा था कि बोनस शेयर्स के ऊपर कितने % फाइनल टैक्स रिजीम का रेट है? लगा देंगे, कोई मसला नहीं, बस इसको निकाल के रख लें। बताएं जी फिगर। बोले 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 माय डियर। इसका टोटल बता दें। 792 जी। वर्किंग नंबर 5, इनकम फ्रॉम फाइनल टैक्स रिजीम। कौन सा? बोनस शेयर्स भी कहते हैं इसको, लिख लें बोनस डिविडेंड भी कहते हैं। कितने शेयर्स? जरा 185। डन। जी, एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं आपके सामने थ्रो अवे करने लगा हूं। भैया हाइब्रिड में स्टूडेंट्स आ गए और? अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। डेमो क्लास लेते हुए कोई मसला आया आप हजरात को तो जरा पर्ची पर लिख के दे जाइएगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं एक चीज जरा, कि भाई अल्लाह आपका भला करे, आपके भाग लगाए अल्लाह, मेरी बात सुने। एक चीज बताएं कि अगर कभी सवाल के अंदर ये कह दे कि इसने अपने बिजनेस को एफबीआर के साथ इंटीग्रेट नहीं किया, तो फिर आप लोग ये फिगर पकड़ेंगे और इसको पूरा माइनस नहीं करेंगे, इसको 92% माइनस करेंगे, क्योंकि 8% खर्चे क्या हैं? ये बात कितने लोगों को याद है? दिखाऊं? चैप्टर नंबर ये 5 हजरात पीआरसी पढ़ के आए हुए हैं जो हाइब्रिड में बैठे हैं, हाथ खड़े करें। अच्छा, कैफ का पहला सब्जेक्ट लेना है, ओके। पेज नंबर 141। एक्सपेंडिचर अप टू 8% claimed by a person who fails to integrate his, कितना डिसअलाउ होगा? अप टू, तो कितना अलाउ होगा? अगर प्रॉफिट से चल रहे हैं तो 8% को ऐड
बैक करेंगे, लेकिन अगर सेल से चल रहे हैं तो 92% को लेस करेंगे। अब मेरे ख्याल से तो फिर तरीका ये होगा कि आप 28243 इधर निकाल दीजिएगा और निकाल कर अगर इस डब्बे को आप शुरू से ही अंदर रख लें, हाइब्रिड वाला समझ आ रहा है, डब्बे को अंदर रख लें, अगर शुरू से ही इस डब्बे को अंदर रख लें तो फायदा क्या होगा, ये भी अंदर आ जाएगा, इस पे फिर 92% लगा के इसको बाहर लीजिए। और अगर खुदा ना खास्ता इस तरह कर चुके हैं तो कोई मसला नहीं, इधर जो है काट दीजिएगा और 28243 लिख के मल्टीप्लाइड बाय 90% माइनस कर दीजिएगा, वो तो आप एक्सपर्ट हैं, वो कोई मसला नहीं। तो कुछ ना कुछ शो कर दीजिएगा एक नई लाइन डाल के। लेकिन अब 100% माइनस करूं या 92%? 100%। हमारे सवाल में तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि बोर्ड के साथ इंटीग्रेट नहीं किया। तो हमने शॉर्ट फेंकी थी, आपने कैच कर ली, हाइब्रिड वालों तक पहुंच गई, हाथ खड़ा करें, कैच कर ली, समझ आ गई बात? नहीं, हाथ नहीं खड़ा कर रहे, ये तो फीडबैक नहीं देंगे तो ऐसी हाइब्रिड का तो कोई फायदा नहीं। अच्छा माय डियर, आगे चलें। सवाल का मुंह बनाएं। अब ये बैठे रहने हाइब्रिड वालों ने जब तक सवाल का फेस पूरा ना बन जाए। अब आए तो अपनी मर्जी से हैं और जाएंगे हमारी मर्जी से। चलें जी, स्टार्ट करें। इनकम फ्रॉम बेस। अच्छा जी, हाइब्रिड वालों, हाइब्रिड क्लास में बैठ के पढ़ा जा सकता है या नहीं पढ़ा जा सकता? पहले जरा मुझे फिजिकल वालों से कुछ सवाल देख लेने कि उनके कॉन्सेप्ट भी बने हुए हैं या नहीं। अच्छा माय डियर, ये क्या है? बुरी बुरी बस, बुरी। अदर सोर्स क्या है? अच्छी सवारी। ये तो सेपरेट ब्लॉक है ना। ये क्या है? अच्छी सवारी। और वो तो क्या है? फाइनल टेक्स्ट रजीम है। अब हाइब्रिड वाला से मेरा ये सवाल है कि आप लोग क्या कभी जिंदगी में बुरी बस में अच्छी सवारियां बिठा सकते हैं या नहीं? अगर नहीं बिठा सकते तो हाथ खड़ा कर दें। दे आर नॉट गिविंग फीडबैक। बुरी बस में अच्छी सवारियां बिठा सकते हैं या नहीं? जरा हाथ खड़ा करके बता दें। नहीं हाथ खड़ा करें, मैं जा रहा हूं। अब बस क्या हो गई? बुरी। सवारी बोले बोले कौन कौन सी? वर्किंग नंबर 2 और वर्किंग नंबर 4। तो क्या कोई इस काबिल थी बस के किसी सवारी को फेस लगाती, मुंह लगाती? तो देयर वॉज नो बस टू करा लिफ्ट टू सवारी। देयर वॉज अ बस बट दैट वॉज नॉट अ बस, दैट वॉज अ बुरी बस। ओके माय डियर गाइस, आगे चलें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सेपरेट लो 1500। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स FTR 8155। टोटल इनकम। भाई फेस तो आसान सा है ना, माथे से शुरू होता है, दरमियान में नाक आते हैं, तकरीबन एंड पे होंठ आते हैं और आखिर में थोड़ी आगे खत्म हो जाता है। तो फेस तो आसान सा है जी। लेस और बोले जी 1500 लेस 64। आ जाकर खोती बोर्ड। सॉरी हाइब्रिड वालों, ये असल में इनके साथ रहते हुए बहुत अरसा हो गया है, इसलिए ये लोग अब माइंड नहीं करते इस बात को। आ जाके खोती बोर्ड थले, वी बैक वेयर वी वर। इनकम फ्रॉम सैलरी ही है। अब इस पे 75% लगाने की जरूरत है या लाने की जरूरत नहीं है? क्यों नहीं लगाने की जरूरत? क्योंकि है ही सैलरी, तो सैलरी कम तो टेबल 1 वरना टेबल 2। जी बोलें।
हाँ जी 160000 प्लस 45% ऑफ 870,000। टेबल टू लगेगा तो यही तो हम बोल रहे हैं सुबह के टेबल टू लगेगा, तो बोंगी ने बोंगी मरवा दी, मैंने तो बता हुआ था टेबल टू लगाएं। ये कुछ दीवाने बैठे हैं क्लास में। 7,000 35% ऑफ 2370। आज आप मुझे जवाब दे दें। 783। अभी नहीं जाना हाइब्रिड वालों ने, सॉरी बाबा, एक मिनट बैठे हम अपनी मर्जी से छोड़ेंगे। भाई इनके लिए जूस मंगवाएं सबके लिए। 15। ये आप लोग कैलकुलेटर्स भी फारग हो गए हैं। 1530। अच्छा अब आप बोलें मैं शबाना हूं, बोलें मैं शबाना हूं, ऊंची ऊंची बोलें सारे। मैं शबाना हूं, मैं शबाना हूं, मैं शबाना हूं। इसका फायदा बताएं शबाना होने का, हाथ खड़ा करके। 25% टैक्स माफ होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस पे। 25% टैक्स माफ होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस पे। अगर इसने बिजनेस शुरू किया है, भाई जूस मंगवाएं हजरात के लिए, हाइब्रिड वालों के लिए आप जूस मंगवा रहे हैं। आप भी जाओ हाइब्रिड, जाओ 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 जल्दी जाओ। इनकम फ्रॉम बिजनेस, यार वो टैक्स रेट्स का चैप्टर जरा शीट की किताब में निकालें। अगर आप लोगों को जल्दी है हाइब्रिड में तो जा सकते हैं प्लीज, लेकिन अब अगर कोई काम नहीं है तो फिर वेट करें। टैक्स पेबल बाय वुमेन एंटरप्राइज शैल बी रिड्यूस्ड बाय 20। 1 जुलाई 2021 के बाद ही बिजनेस पता नहीं बने कब बने, उसने लिखा हुआ है बल्कि शी स्टार्टेड ना। वो हाइब्रिड में चले गए, हाइब्रिड जूस आप इधर भेज दीजिएगा और यहाँ वेट कर लेना आप लोग, जूसेस आ रहे हैं जी। बोलें 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 बोलें। नहीं 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 ये कोई नहीं। अच्छा अब माय डियर मुझे बताएं, भाई ये बच्चे ऐसे ही बदगुमानी कर रहे हैं, आप बिल्कुल जूस की वजह से डिसीजन लें, आप अपना सोल डिसीजन लें। आपने हाइब्रिड में पढ़ने में बोंगी मार रहे हैं आप इधर 10 मिनट से पता नहीं चलेगा। सीनियर से मशवरा लें जिन्होंने हाइब्रिड में पढ़ा है, उनसे मशवरा लें। अच्छा जी अब मुझे माय डियर ये बताएं कि मुझे यही लग रहा है इसने 1 जुलाई 21 के बाद बिजनेस शुरू किया है। शी स्टार्ट ड्यूरिंग द ईयर शी स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, तो ठीक है, लेकिन पुत्र इसकी बिजनेस इनकम ही नहीं है ना। नहीं मुझे फिर भी 25% टैक्स माफ करो। तू शबाना है? हाँ मैं शबाना। और शबाना मस्ताना तुझे वुमेन एंटरप्राइज वाला टैक्स माफ नहीं होगा, मैं जा रही हूं, जाओ। नो लिफ्ट टू शबाना। अच्छा वैसे अगर वुमेन एंटरप्राइज निकालना होता तो कैसे निकालते? 15 डिवाइडेड बाय ये वाला 6470 मल्टीप्लाइड बाय इनकम फ्रॉम मल्टीप्लाइड बाय। ये किस शबाना को समझ आया? आप लोग कह चुके हैं मैं शबाना हूं, ये किस शबाना को समझ आया? भाई किन किन लोगों को समझ आ गया हाथ खड़ा करें। ये तो उसमें शबाना बनने का क्या मसला था? सारा टैक्स कितना है? सीए करा लेने देना। अगर होती ही बिजनेस इनकम फिर तो कोई टेंशन नहीं थी, फिर तो डायरेक्ट 25% लगा देते। इसका टैक्स ये कितनी इनकम्स पे है? सारी। ये वाला मैंने उठाया 6 और 7 सारी पे, तो उसमें बिजनेस इनकम कितनी है? 0। बिजनेस इनकम कितनी है? 0। और जब मल्टीप्लाई करेंगे 25% से तो 0। तो कर लें इसको 1530 डिवाइडेड बाय
बिजनेस में लॉस आ रहा है ना, ये देखें, यहां से देखें ना, बस यहां से देखें। पेपर में प्रेजेंट ना कीजिएगा, रहने दीजिएगा, बेशक नीचे बेशक नोट डाल दीजिएगा। दो शी इज शबाना बट शी गॉट अ लॉस इन इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्या? हाँ, क्या मतलब? जो औरत बिजनेस शुरू करे, चाहे इंडिविजुअल हो या एओपी हो, उसको बिजनेस इनकम का 25% टैक्स माफ होता है। ऐसा ही है ना? ये टैक्स कितना है? 1.5। सारी इनकम्स कितनी है? बिजनेस इनकम कितनी है? तो उसका 25% माफ कर दो। देखो जरा कैलकुलेटर। लेकिन एक हमारा टैक्स क्रेडिट अपना वाला रहता है, वो अप्रूव्ड पेंशन टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 63। अच्छा, थोड़ी देर के लिए जरा टेक लगा लें। जिनके पास लेटने की जगह वो लेट जाएं, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो। अब ये वाला टैक्स रेट निकाल दें, ए इंटू बी ओवर सी। अच्छा भाई, इसको मिटा दूं मैं, ए डिवाइडेड बाई बी इंटू सी। अच्छा, वो जो मर्जी हो, आपको पता है हमने फिक्रें फिर भी सही उठा लेनी थी। ओहो, लेकिन अप्रूव्ड पेंशन फंड वाला टैक्स तो तब माफ होता है जब सैलरी या बिजनेस कमा रही है। शबाना, मैं कमा रही हां, सैलरी भी कमा रही है, बिजनेस भी कमा रही है। बहुत ही तुसी फ्री हो गए मेरे नाल। पहले मैनू वो वाला टैक्स रेट नहीं देता, हुण मैनू ए वाला टैक्स रेट नहीं देता, मैं जा रही हूं। जा नहीं कहते, जाने वाले को ऐसे नहीं कहते, रोकते हैं उसको। भाईजान, वो आपके यहाँ जाने वाले नहीं रुकते, हमारे पास रोकने के तरीके होने चाहिए। ए ओवर बी लोअर ऑफ प्रीमियम पेड कितने हैं? तो सवाल में अवेलेबल है ना, सवाल में अवेलेबल है कितने? 5 लाख। अच्छा जी, आगे बोलें। यार 5 लाख में से 3 जीरो उड़ा ना दें। लोअर ये क्या है? माइनस कर देंगे। कल देखें, आपको इतना इंपॉर्टेंट मैसेज कराया था, उस मैसेज का हक भी तो अदा करना है। क्या? हाउ डेयर ही, इसकी हिम्मत कैसे हुई? यानी कि इसको 4 सफ़े का खत भेजा तो ये कहीं वो काम की चीज वो थी जो आपने लिखा था 60,000 वसूल हो गई आपको। अरे क्या बंदे हैं यार। अच्छा, मैसेज के शुरू में अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ था? नहीं लिखा हुआ था, सलामती तो भेजनी चाहिए थी आपको। अच्छा जी, अब माय डियर मुझे ये बताएं कि सेपरेट ब्लॉक्स और फाइनल टैक्स रिजीम्स कौन सी हैं? इनकम फ्रॉम, जिन दोनों को काटा है उन दोनों को पाएं दोबारा। टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। और चपेड़ एक और चीज माइनस करनी है। सारे खड़े हो जाएं, सारे खड़े हो जाएं। पाक सर, बैठ जाएं बैठ जाएं बैठ जाएं। भाई गोल्डन हैंडशेक का पिछले 3 सप्ताह पहले दसना है ना, गोल्डन हैंडशेक बताया था नहीं, लास्ट पे करवाना है, लेकिन वो सेपरेट रेट तो उस पे लगना है, तो गोल्डन हैंडशेक भी तो माइनस होगा ना, तो गोल्डन हैंडशेक भी माइनस करें, गोल्डन हैंडशेक भी माइनस, बी कॉन्फिडेंट, कोई मसला नहीं, वो इधर से मिटा दिया वैसल में। गोल्डन हैंडशेक सवाल में देखें जाके पहली दूसरी लाइन में कितना है।
उस पे पिछले 3 सालों का क्या लगना है? एवरेज रेट लगना है। चलें जी, गोल्डन हैंडशेक। अब देखिएगा हम साइंस कैसे मारेंगे। छोटा छोटा करके लिखें 2200, लिखे 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 लिखे, कोई मसला नहीं, इस तरह इधर ही सेट करेंगे इसको, इसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। 2200 4 to थोड़ा सा करके इसको जरा सेट कराएं इधर ही, इंशाल्लाह इधर ही सेट कराएं। 4270 हमने पहले ही खच्चे मारी हुई है। अच्छा, अब भाई टैक्स इस पे जरा हिम्मत करके निकलवा दें। वो टैक्स रेट भी आगे बदलेगा, कोई मसला नहीं है। यही तो पेशेंस शो करनी होती है, यही तो पेशेंस शो करनी होती है। यही ये भी आपको सिखाया जा रहा है, पेशेंस शो करनी है। हाँ जी, कोई मसला नहीं, कोई बताइए बताइए कोई। 760 भाई तस्वीर खींच लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, रिलैक्स रहें यार, रिलैक्स रहें। 760 ओके। अब जी टैक्स कितना है और टैक्सेबल इनकम जी बताएं। 80 जी कितना? 854 और इधर 671। अच्छा भाई, अब एग्जैक्ट 1.5 मिनट लें, फेस काट के दोबारा बना लें। दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल, फेस काट के दोबारा बना लें। एग्जैक्ट 2 मिनट लें, ज्यादा टाइम ना लें। हाँ जी, गोल्डन हैंडशेक को 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था बड़े वाले न्यूमेरिकल में 2 तरीके से ना करें, बहुत टाइम लग जाएगा। एज्यूम करें कि पिछले 3 सालों का एवरेज रेट फिजिबल है, तो इसलिए एज्यूम कर लें पिछले 3 सालों का एवरेज रेट फिजिबल है। लगाएं यार, 1-1.5 मिनट लगाएं, फ्रेश नोट करें। जिन्होंने गन गुन मार लिया और गन समझ आ रहा है वो हाथ खड़ा कर दें, वो फिर रिलैक्स हो जाए। बाकी लोग जरा नोट करें फ्रेश। नीचे में डियर कहाँ? क्या? हाँ कर, बेहतर है जब बड़े वाले न्यूमेरिकल में गोल्डन हैंडशेक आ जाए और उसका सेपरेट रेट दिया हो तो एज्यूम कर लिया करें सेपरेट रेट फिजिबल है। बेहतर है फिर थोड़ा सा काट के कर दो उसको। जी टैक्स ऑन डीम्ड इनकम कटें जी, जो सेपरेट ब्लॉक की थी 1500 जरब 20% जी। टैक्स ऑन बोनस शेयर्स, इसका रेट भी इंशाल्लाह पेपर में दिया होगा 10। अब रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए, जो पिछली चीज हो जाए उसको भूल जाया करें, रिलैक्स हो जाया करें। 185 इंटू जी 90। आगे चलें जी। टैक्स ऑन गोल्डन हैंडशेक, वो सवाल में दिया हुआ है पहली लाइन में, तीसरी चौथी लाइन में। 2200 जी 10। एक चीज करनी होती है छोटी सी, वो शायद आपको याद हो। लॉस को कैरी फॉरवर्ड तो मैंने एंड पे कराना है। एक और चीज करनी होती है, किसी को याद हो? फाइनल टैक्स रिजीम का टैक्स ऐड करके
वो बोनस वाला लेस करा दें, क्योंकि ये फाइनल एज्यूम करेंगे हुकूमत ने टैक्स काट लिया, टैक्स ऑन बोनस फाइनली कितना 5। अच्छा, ये वैसे आधा सवाल वैसे भी हो जाना था पेपर में। चलिए अब तो जरा बेहतर हो गया, बाकी चीजें भी जरा रिवाइज होंगी। लेकिन यार ये है कि अगर सवाल में लॉसेस वगैरह आ जाए ना, तो वर्किंग्स खोल के पहले देख लें, अच्छी सवारी बुरी सवारी, अच्छी बस बुरी बस, उसके बाद फिर फेस बनाया करें। पेपर में लिख क्या सकते हैं, 3-4 तो चीजें होती हैं, खुद ही आइडेंटिफाई कर लो, रफ शीट नहीं मिलती वरना। अच्छा जी, माय डियर कैरी फॉरवर्ड्स करें। अदर सोर्स तो डेड हो जाने, अदर सोर्स तो बस करंट ईयर में ही माइनस हो सकता था, वो तो डेड हो जाने। बिजनेस का लॉस अगले 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा 7923। तो इनकम फ्रॉम कैरी फॉरवर्ड कितना टिल 2028। अदर सोर्स का डेट शो करने की जरूरत नहीं, अनलेस कि वो मांग ले कि लैप्स लॉसेस या फिर ऐसे लॉसेस कौन से हैं जो डेड हो गए हैं। चलो भाई अगला पार्ट बनाते हैं, फ्रेश एक सवाल करेंगे ताज़ा।